नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही रोहन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि क्या बीजेपी मिशन 400 पार करने के लिए साउथ पे डिपेंडेंट है। तो इस टॉपिक पे हमारे साथ डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्कॉलर हैं राजीव खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं नीलम शुक्ला जी, सीनियर जर्नलिस्ट है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं अविरल मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ सत्यप्रकाश जी हैं जो हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं और इंडिपेंडेंट पैनलिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या बीजेपी साउथ पे हेविली डिपेंडेंट है, तो इसके स्टोरी को समझने के लिए, इस पॉइंट को डिकोड करने के लिए आपको 3 साल पहले जाना होगा, जब नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन बनाया था। तो बीजेपी को ये फीडबैक दिया गया था कि हिंदी बेल्ट में जहां पे वो ऑलरेडी मैक्सिमम पे थे, जैसे बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो कुछ जगह पे वो लगभग पूरे हिंदी बेल्ट से 20 से 30 सीट के आसपास लूज करने का उनका एक सर्वे दिया गया था, इंटरनल सर्वे दिया गया था। तो बीजेपी ने तुरंत अपना फोकस साउथ की तरफ बढ़ाया, क्योंकि साउथ को हमें समझना चाहिए। साउथ में टोटल सीट है 131, जिसमें से बीजेपी के पास मात्र 29 सीट है, जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है पुदुचेरी, वहां पे 0 डक, आंध्र प्रदेश 0, तमिलनाडु 0, केरल 0, यानी कि 3 स्टेट में 0। यानी कि साउथ में बीजेपी का जो अपना कैडर है वो बहुत ही कमजोर था, और बीएस येदियुरप्पा भी किसी करप्शन की वजह से काफी बदनाम हो गए थे। तो साउथ में कंप्लीट लीडरशिप डेवलप किया गया। यही चीज कांग्रेस और बाकी के विपक्ष को सीखना चाहिए कि कैसे बीजेपी अपने टारगेट को सेट करती है और इसको अचीव करने के लिए प्रयास करती है। उसको समझने के बजाय हारने के बाद कांग्रेस या विपक्ष जो है ईवीएम और मीडिया पे दोषारोपण करते हैं। बीजेपी ने सबसे पहले तो अपना लीडरशिप डेवलप किया साउथ में, जैसे रविंद्र राजा को केरल का अध्यक्ष बनाया गया, जैसे नीरज शेखर को, जो कि बहुत ही टैलेंटेड लीडर्स हैं ये, इनको जो है कर्नाटक का अध्यक्ष बनाया गया, और एल मुरुगन को तमिलनाडु भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद सारा बीजेपी के जो मंत्री थे उनका रेगुलर रैली शुरू कर दिया गया साउथ में, और साउथ और नॉर्थ को मिला के कई सारे इवेंट किए गए, यहां तक कि राम मंदिर का भी न्योता साउथ को देके और साउथ से लोगों को राम मंदिर का विजिट कराया गया, ताकि साउथ में जो है बीजेपी अपना फुटफॉल बढ़ा सके। तो आइए इस पूरे प्रकरण को, ये तो हमारा इंडिपेंडेंट विश्लेषण है, इसको अपने एक्सपर्ट्स के नजरिए से समझते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर अविरल जी आपसे है कि क्या बीजेपी को लगता है कि चूंकि नॉर्थ में वो ऑलरेडी हाईएस्ट सैचुरेशन पे है और बीजेपी अपनी सीटें लूज कर सकती है हिंदी बेल्ट में, तो आपको साउथ जाना पड़ा? देखिए, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, भारतीय जनता पार्टी हर जगह मजबूत कंडीशन में है, हर जगह स्ट्रांग है, वो सबको नजर आ रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस प्रकार का विश्लेषण करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जरा भी असर नहीं पड़ रहा है, और उन वोटर्स के ऊपर भी जरा भी असर नहीं पड़ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि हमने हर वर्ग के लिए कार्य किया है, चाहे और हर क्षेत्र के लिए कार्य किया है। हमने ऐसा नहीं है कि योजनाओं का लाभ केवल उत्तर के लोगों को दिया या केवल दक्षिण के लोगों को दिया या केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, और जहां तक साउथ की बात है, तो साउथ में किस प्रकार से बड़ी बड़ी रैलियां भारतीय जनता पार्टी की हो रही है वो भी दिख रही होंगी। किस प्रकार से भयंकर भीड़ भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में जुट रही है वो भी नजर आ रहा होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो आंख बंद करके बैठना ही उचित समझते हैं या इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करते हैं, वो दुखद है। ठीक है नीलम जी, भीड़ तो किसी भी वोट बैंक का या वोट पड़ जाएगा भीड़ के थ्रू, ये तो किसी भी इलेक्शन का हमने देखा है कि ये भीड़ भी है और हमने काम भी किया है और हमें वोट मिलती भी है, और वो दिखा भी है 2014 में भी और 2019 में भी। ठीक है सर, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। तो जैसा कि अखिलेश जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जब वो यूपी से हारे थे, जब उनकी सरकार हारी थी,
तो उन्होंने कहा था कि यार मेरे सभा में तो भीड़ योगी जी से ज्यादा आते थे और वोट कम मिले। तो भीड़ तो किसी वोट के गारंटी नहीं है। दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या हिंदी बेल्ट से डरी है अभी बीजेपी? देखिए, आप 3 साल पीछे लेके गए थे, मैं आपको सिर्फ 22 जनवरी तक पीछे लेके जाना चाहूंगी। 22 जनवरी जब राम मंदिर जिस समय बना था, उसके पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उत्तर और दक्षिण को जोड़ने की कोशिश की थी, बिल्कुल बिल्कुल, अब ये सराहनीय है। और ये सोच बहुत आगे तक की है बीजेपी की कि हम अगर वहां से दक्षिण से उत्तर को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फायदा हमको आने वाले चुनाव में मिलेगा। यही सोचकर उन्होंने जो 11 दिनों का व्रत किया, वो उसके ज्यादातर जो मंदिर है उन्होंने साउथ के सारे मंदिर घूम लिए। सारा रामायण जो साउथ का था, कंबन रामायण, ये सब पढ़ा उन्होंने, वहीं पर पूजा अर्चना की। तो कहीं ना कहीं ये जो संदेश है रोहित जी, वो लोगों के बीच में गया है दक्षिण में भी कि भाई बीजेपी सिर्फ उत्तर की पार्टी नहीं है, बीजेपी सिर्फ बड़े लोगों की पार्टी नहीं है, बीजेपी दक्षिण की भी पार्टी है। और राम जी के नाम भले दक्षिण में अलग अलग रूपों में लिया जाता हो, लेकिन वहां लिया जाता है। तो यकीनन जो राम मंदिर और जो दक्षिण को जोड़ने की जो कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इतने सारे दौरे किए हैं लगातार, अभी भी दक्षिण उनके लिए सबसे अहम है। क्योंकि ये बात वो जानते हैं कि उत्तर को तो उन्होंने साध लिया है या बीजेपी ने साध लिया, लेकिन दक्षिण अभी थोड़ा मुश्किल है। तो जो ज्यादा मेहनत आप देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं कि जो 29 सीटों की आप बात कर रहे थे दक्षिण में, मैं कांग्रेस की भी बात करूं तो कांग्रेस की भी 29 ही सीटें हैं, जबकि कांग्रेस का तो पूरा आप समझ लीजिए एक तरह से अब सिर्फ आधार ही दक्षिण बचा है। उत्तर में तो उनका बहुत कुछ खत्म हो चुका है। तो दोनों 29 में, और 29 की संख्या को बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस भी करेगी, बीजेपी भी करेगी। अब देखना ये होगा कि कितना कनेक्ट कर पाते हैं लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कितना कनेक्ट कर पाते हैं। नीलम जी, फिर मैं आता हूँ आपके पास। राजीव खुराना जी, जिस तरीके से सिंगरौल को स्थापित किया गया था नए वाले पार्लियामेंट में, एक वो वहीं से मोदी जी ने साउथ को एक मैसेज देना शुरू कर दिया था कि बॉस, वी आर नॉट द ओनली हिंदी पार्टी। जैसा कि अभी नीलम जी ने कहा, हम साउथ में भी हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि गुजरात में आप टॉप पे हैं, राजस्थान में आप टॉप पे हैं, उससे ज्यादा संख्या आप बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन घटने की संभावना है। मध्य प्रदेश में आप टॉप पे हैं, और जिस तरीके से शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश में साइडलाइन किया गया, तो सबको पता है कि शिवराज सिंह जी इससे खुश नहीं थे, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो इस डर से कहीं साउथ की तरफ फोकस किया गया? नहीं, मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा, क्योंकि पिछली बार 303 सीटें थी, अब उन्होंने अपना टारगेट 400 रखा है, तो वो सीटें कहाँ से आएंगी? बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, बर्मा से तो आएंगी नहीं। नहीं, अभी विपक्ष ने कहा है कि 400 सीटों के लिए कांग्रेस के साउथ के एक नेता ने स्टेटमेंट दिया है कि 400 सीटों के लिए इन्हें पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और पाकिस्तान की सीटें लानी पड़ेगी। ऐसा है, कईयों का शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाती है। कपिल शर्मा की आत्मा चली गई होगी उसमें। एनी हाउ, मैं उस पर नहीं आ रहा। ऑन ए सीरियस नोट, 303 सीटों से 400 सीटों का टारगेट कितनी आती है, मैं इस पे नहीं जाना चाह रहा, वो डॉक्टर साहब बताएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो सीटें लेने के लिए, अब दिल्ली में तो 7 ही हैं, 7 ले ली, इससे ज्यादा कोई गुंजाइश ही नहीं है। मध्य प्रदेश 2 आपने एकदम, अब क्योंकि इसको समझने के लिए आप 70 साल 80 साल पहले लेके जा रहा हूँ। वहाँ पे जो रीजनल पार्टीज है, वहाँ रीजनल पार्टीज है सारी, कोई जो नेशनल पार्टी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कभी नहीं इतना स्ट्रांग रही। वो रीजनल पार्टी के अपने एजेंडाज होते हैं, उनकी अपनी सोच होती है। उन्होंने एंटी हिंदी, एंटी नॉर्थ एक कैंपेन चलाया, जो कि इतना सक्सेसफुल चलाया उन्होंने अपनी राजनीति के लिए। वहाँ पे नंबर जो स्टेशन के नाम थे, आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, भाषा के लिए कैंपेन चलाया गया था, और जिसकी वजह से जो तो वो खाई इतनी बड़ी हो गई थी कि उसको पाटने में बहुत टाइम लग रहा है। मोदी जी की एनर्जी ज्यादा लग रही है, क्योंकि ये अभी भी तोड़ना चाहते हैं नॉर्थ और साउथ करके, कांग्रेस अभी भी तोड़ना चाह रही है। ठीक है। मैं सत्यप्रकाश जी आपके पास आता हूं। जो मेरा पहला सवाल है कि साउथ में बीजेपी ने 50 सीट का टारगेट रखा है, लेकिन साउथ का, अगर साउथ को आप समझते हैं तो आप जानते हैं कि साउथ में जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे अन्ना द्रमुक है, बीआरएस है, और भी जो वहाँ के साउथ के पार्टी द्रमुक है, वो दे आर वेरी वेरी इंडिपेंडेंट और वेरी पावरफुल पार्टीज।
और वहां पे लैंग्वेज पे डिसाइड होता है, वो हिंदू और मुस्लिम पे नहीं डिसाइड होता है, हिंदी के अगेंस्ट में इस पे डिसाइड होता है। वो अपने मदर टंग को सबसे ऊपर रखते हैं। रोहित जी देखिए, जहां तक साउथ की राजनीति की बात है, 129 सीटें हैं वहां पे, और भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में केवल 29 सीटें जीती है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता, जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने 80 दिनों में 23 दौरे केवल और केवल साउथ में किए हैं। और इस बात की चर्चा भी हो रही है कि मोदी जी क्या साउथ में इस बार पूरी फोकस करके रखे हुए हैं। और जो बीजेपी की गेम प्लान है वहां पे अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने 6 क्षेत्रीय दलों से वहां पे गठबंधन किया। सबसे बड़ी बात है, जो अम्मा की पार्टी है उस पार्टी से भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किए। साथ ही साथ एचडी देवगौड़ा की जो पार्टी है उनकी पार्टी से भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां गठबंधन किए। और स्पष्ट संदेश भारतीय जनता पार्टी ने देने का प्रयास किया है कि केवल जो नॉर्थ इंडिया की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कही जाती थी, आपको याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक भाषण में पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि बीजेपी को काउ बेल्ट की पार्टी कही जाती है। आपने स्पीच सुनी भी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो टारगेट है वो एकदम स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और ऐसी छवि नहीं है कि नॉर्थ इंडिया या जो है सेंट्रल इंडिया की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समग्र विकास और पूरे देश की राजनीति करती है, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देश को जो है एक साफ छवि देने की बात करें। इस उद्देश्य से वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जो है बड़े गठबंधन किए हैं। ठीक है, डॉक्टर अविरल जी अगर आप अनम्यूट कर सके अपने आप को। सबसे पहले तो बीजेपी को, जैसा कि सत्यप्रकाश जी ने कहा, गाय की पार्टी कही जाती थी, फिर उसको हिंदुओं की पार्टी कही जाती थी, फिर अर्बन पार्टी कही जाती थी, फिर नॉर्थ की पार्टी कही जाती है। लेकिन आपके सामने सबसे बड़ी जो समस्या और जो कांग्रेस आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है वो ये है कि आप नॉर्थ में तो गाय हत्या को आप पाप मानते हैं, जबकि साउथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर साउथ के लोग गाय का मांस खा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के लोग गाय का मांस खा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि किरण रिजिजू जी जो आपके केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने साफ कहा था कि मैं गाय का मांस खाता हूँ, मुझे कोई रोक के दिखाए। तो आपकी जो एक दोहरा चरित्र है, ये कैसे आप साउथ और नॉर्थ के लोगों को कन्विंस कर पाएंगे? नहीं, अब जान लीजिए इस बात को। देखिए, हम गौ सेवा और गौरक्षा की बात करते हैं, हम किसी के खान पान के विषय में कुछ नहीं बोलते हैं। हम गौ सेवा करते हैं, ये सबको नजर आ रहा है, और गौरक्षा की जिस प्रकार से बात हम लोग करते हैं वो सबको दिख रहा है। गायों की सेवा हम करते हैं वो दिख रहा है, लेकिन किसी के खान पान के विषय में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कुछ नहीं बोलता, ये समझ लेना चाहिए। हम ये तय नहीं करते कि किसी की प्लेट में क्या कुछ होगा, इस बात को समझ लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग समझना नहीं चाहते हैं, नहीं, लेकिन आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं, मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, वो बहुत दुखद है। आपने कहा काऊ बेल्ट की, तो गौ सेवा हम करते हैं तो उसमें क्या समस्या है? ये तो गर्व का विषय है। गौ सेवा की नहीं है सवाल, गौ सेवा की नहीं है अविरल जी, सवाल गौ सेवा की नहीं है। सवाल ये है कि जहां यूपी में योगी जी ने सारे काउ सेटर्स को बंद करवा दिया, गाय हत्या हो नहीं सकती है, दिल्ली में भी बैन है, तो साउथ में तो वहां के मेन फूड में गाय की मांस आती है, तो वहां तो आप विरोध नहीं कर रहे हैं वोट बैंक के चक्कर में। ये सवाल है। गौ से देखिए, हम विकास की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, विकास में हम विश्वास रखते हैं, जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है, ये सबको दिख रहा है। लेकिन इससे कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, जो तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं, अजीबोगरीब बयानबाजी कर रहे हैं, वो बहुत दुखद है। जिस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश की बात की, हमने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कर दिया, दंगाई मुक्त कर दिया, माफिया मुक्त कर दिया, गुंडा मुक्त कर दिया, वो सबको नजर आ रहा है। क्राइम रेट किस प्रकार से डिक्रीज हुआ वो सबने देखा है, महिलाएं किस प्रकार से सुरक्षित है वो भी देखा है, और गौ सेवा और गौ रक्षा जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में हुई है वो भी सबने देखा है। गौशालाओं की आप बात कर लीजिए, और उसके साथ साथ आप बात कर सकते हैं गौ हत्या
किस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश में रोकी है वो दिखता है। ठीक है सर, मैं फिर आता हूँ बंगाल की आप बात कीजिए, बंगाल की आप तुलना कीजिए उत्तर प्रदेश के साथ, आपको सब कुछ नजर आ जाए। फिर आता हूं सर आपके पास। नीलम जी, गाय बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक रहा है, राम मंदिर, गाय और इस तरह के गौ रक्षा, लेकिन साउथ में तो ये चल नहीं रहा है। साउथ में तो फिर ये कुछ बोल नहीं रहे हैं गौ हत्या पे। वहां पे तो गाय का मांस एक मेन फूड एलिमेंट है। देखिए, जैसा कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है ये कह रहे हैं कि किसी के खान पान पर आप सवाल नहीं उठा सकते, तो इस चीज बट को यूपी मैं भी में तो मानती उठाए जा हूँ रहे कि हैं ना। खान पान पे आप सवाल नहीं उठा सकते। और रहा सवाल गौ हत्या, उसका तो गौ एक एक मतलब जो पॉइंट होता है ना, एक होता है चिढ़ाने के लिए गौ हत्या करना, और एक होता है कि आपका स्वाभाविक फूड है, आप वो खा रहे हैं, आपको किसी को चिढ़ाने की जरूरत नहीं उसमें। तो अब खैर मुझे तो दोनों ही चीजों से समस्या है, मुझे तो उस पर भी रोक लगना चाहिए जो स्वाभाविक तौर पर भी खा रहे हैं, क्योंकि आता हूँ गौ पुराना जी, सत्य जब प्रकाश हम जी के माता पास आता हूँ, मानते पुराना हैं के साथ। इसका मतलब गौ हत्या पाप ही है, तो बिल्कुल बीजेपी को वहां भी ये मुहिम चलाना चाहिए। लेकिन एक साथ किसी का खान पान बदल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और चूंकि बीजेपी अभी सिर्फ वहां पर स्थापित होने की कोशिश कर रही है, बीजेपी का कोई बहुत बड़ा बेस नहीं है दक्षिण में। और तमिलनाडु और केरल तो आप भूल ही जाइए कि बीजेपी को जरा भी तवज्जो मिलेगी, और जो जिन पार्टियों से उन्होंने अपना वो किया है, समझौता किया है, उन पार्टियों की बदौलत अगर कुछ सीटें मिल जाए तो वो भी मतलब प्लस में गिनी जाएंगी, वरना तो वहां तो जैसा कि आपने बताया जीरो का ही वोट है। ठीक है और सत्य प्रकाश जी। देखिए, हम वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स हम नहीं कर रहे हैं, हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं, वो सबको नजर आ रहा है। रोहित जी, अगर आपने प्रधानमंत्री जी का कोई भी भाषण पिछले जो उनके 20 से अधिक दौरे हुए हैं साउथ में, अगर आप सुनेंगे आर्काइव से निकाल के, तो आपको दो चीजें वहां पे स्पष्ट दिखेंगी उनके भाषण में। एक काशी और दूसरा संस्कृत, क्योंकि साउथ में संस्कृत, जो खास करके तमिलनाडु है, वहां पे संस्कृत पे बहुत चर्चाएं होती है। संस्कृत वहां की महत्वपूर्ण भाषा भी है। तो मोदी जी बार बार कहते हैं कि जो काशी बनारस है और जो संस्कृत है, इसका गहरा नाता है। और दूसरी चीज, वहां पे लिंगायत समुदाय जो है, इसका बहुत बड़ा एक साउथ में और लिंगायत जो है बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर माने जाते हैं। हाँ, ट्रेडिशनल। और दूसरी बात, जो येदुरप्पा, कर्नाटक में येदुरप्पा से उनकी ही पार्टी के नेता नाराज है, तो ऐसी परिस्थिति में कोऑर्डिनेट करना। और तीसरी चीज की भारतीय जनता पार्टी के जो फेस है वो नरेंद्र मोदी है, इनके कोई रीजनल लीडर फेस नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और बीजेपी को जो भी वोट मिल रही है आज के समय, मोदी फेस और मोदी नाम पे वोट मिल रही है। तो साउथ की जनता जो है वो जो भी वोट दे, केवल हिंदुत्व, क्योंकि साउथ में हिंदुत्व भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और साथ ही साथ वहां पे लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नॉर्थ और साउथ की जो लड़ाई है वो लिंग्विस्टिक आधार पे इसी चीज पे है। तो उस चीज को मोदी जी बार बार कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत एक, भारत श्रेष्ठ भारत, इस चीज को कन्विंस करने में फिर आता हूं सत्य प्रकाश जी। अभी इस टॉपिक पे एक मेरा सवाल है, मैं उसको लेकर आपके पास आता हूँ। खुराना साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे इस टॉपिक पे? मैं वो गाय पे बोलना चाह रहा था। मैं पिछले 10 साल से विदेश यात्राएं कर रहा हूँ, मेरे बच्चे वहाँ से कर। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं सनातनी हूँ पक्का, लेकिन नॉन वेजिटेरियन। मैं जब भी किसी फ्लाइट में जाता था, मैं कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में जाता था, मैकडी में, वहाँ तो वेज मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं जब उन्हें कहता था यस नॉन वेज बट नो बीफ, तो वो लोग मुझे बड़ी हैरानी से देखते थे। मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। पिछले 2-3 साल से मुझे घर वाले भी बड़े परेशान थे, मेरे से दुखी थे कि क्या पूछते हो, एक कंट्री में आके क्या बातें करते हो। तो एक ब्लैकिश लेडी थी, ब्लैक लेडी थी, वो रिसेप्शन पे बैठी, उस पे फूड के उस पे बैठी थी। 30 सेकंड में थोड़ा कंप्लीट कीजिएगा। मैंने उसे चॉइस बोला, तो उसने मेरे को क्या बोला, मैंने बोला यस नॉन वेज बट नो बीफ। उसने मेरे को ऐसे करके देखा और बोली आर यू हिंदू। भाई साहब, जैम थाली मांगनी पड़ती थी हमें वेज के लिए, आज हिंदू करके हमारी पहचान है कि बीफ नहीं खा रहा, ये हिंदू है। तो सनातन का एक मिनट साउथ की जहां तक बात है, मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, साउथ की बात है। बीफ क्या है चिढ़ाने के लिए, जो नीलम मैडम कह रही है, मैं सहमत हूँ।
वहाँ सांड ब्लैक वाला जो होता है भैंस वाला, और बैल और गाय, 4 चीजें हैं, गाय, बैल, भैंस और सांड। तो वो 3 लोगों का 3 चीजों का ज्यादा खाया जाता है। गाय इसी तर्क को मैं सुनना चाह रहा था आपसे, क्योंकि जितने बीजेपी और आरएसएस वाले हैं ना, जब बात आती है नॉर्थ की तो फिर तो वो कोई बात नहीं सुनते, सीधे गाय मतलब गाय, और जैसे ही साउथ पे जाते हैं तो बताना शुरू कर देते हैं गाय भी कई तरह के होते हैं। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर अविरल जी के पास आना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, डॉक्टर अविरल जी, मेरा आपसे सवाल है, अनम्यूट कर लीजिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि जहां बीजेपी को या हिंदुओं को मलेरिया समझा जाता है, आपने सुना होगा बहुत टॉप के नेता हैं वहां पे जिन्होंने बीजेपी को मलेरिया बताया, हिंदुओं को मलेरिया बताया, हिंदुओं को खत्म करने की बात करी, वहां पे आप कैसे इस नैरेटिव को चेंज कर पाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि साउथ में ज्यादा फोकस करने के बजाय वजह से आप नॉर्थ के भी इंपॉर्टेंट सीटें गवा दें? नहीं, देखिए, हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और सबको बराबरी का अधिकार हमने दिया है। हम सबको इक्वल मानते हैं और जो कमजोर लोग हैं उनके लिए भी हमने कार्य किया है, गरीबों के लिए हमने कार्य किया है, गरीबों को किस प्रकार से मजबूत किया जाए उसके लिए हमने कार्य किया है। तो देश के हर व्यक्ति के लिए हमने कार्य किया है। नॉर्थ साउथ हमारे लिए कुछ नहीं है, साउथ और नॉर्थ में हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, ये पूरा देश है। हम भारत माता की जय का नारा हर जगह लगाते हैं। उन्हें पेट होता है जो नहीं सुनना चाहते भारत माता की जय का नारा। ठीक है, जो बीजेपी को और हिंदुओं को वहां पे डेंगू मलेरिया से कंपेयर किया गया था उस पे बोलिए। नहीं, जो सनातन का अपमान करेगा, सनातनियों का अपमान करेगा, हिंदू धर्म का अपमान करेगा, उसे देश की जनता अपने आप मुंहतोड़ जवाब दे देगी और वोट की चोट करके हराने का काम जनता के द्वारा किया जाएगा। ठीक है नीलम जी, जो मैंने सवाल पूछा उसका पूरा जवाब डॉक्टर साहब नहीं देना चाह रहे हैं, शायद उनका अभी बीजेपी का फोकस है साउथ में, तो कुछ कड़ी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को या हिंदुओं को टारगेट किया जाता है साउथ में और उनको जितने गंदे तरीके से कंपेयर किया जाता है, आपने ये राजा और उनके बेटे का भी भाषण सुना होगा, तो इस पे आपका क्या कमेंट है? देखिए, ये जो डेंगू मलेरिया और कोरोना जो कहा गया था ना, वो बीजेपी को नहीं कहा गया था, हिंदू धर्म सनातन को कहा गया था। हाँ, बट वो टारगेट बीजेपी ही था। हाँ, बीजेपी को चिढ़ाने के लिए कहा गया था, जबकि उनके खुद के घर की उनकी माँ और उनकी जो बीवी है वो हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करती, मंदिर जाती है, सब कुछ है। ये तो मतलब राजनीति की बात है। आज एक जो बहुत स्पष्ट चीज सामने है रोहित जी, वो ये है कि या तो आप सनातन के साथ हो सकते हैं या फिर आप सनातन के खिलाफ हो सकते हैं। बीजेपी चूंकि सनातन के साथ है और कोई भी इस मामले में बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकता आज की डेट में, तो उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि सनातन के खिलाफ हो जाना। कम से कम वो वोट तो उनको मिल जाएंगे ना जो सनातन के खिलाफ हैं। तो बस इसीलिए जो इस तरह की बयानबाजी आती है वो आती है। और साउथ में अगर इस तरह के बयानों से कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ लोग दुखी भी होते हैं, और जो लोग दुखी हो रहे हैं वो यकीनन बीजेपी की तरफ जाएंगे और ये नुकसान जो करेगी ये उन्हीं पार्टियों को करेगी जो इस तरह की बातें कर रही है। क्योंकि आज के बस एक और लाइन, आज के समय में जो सनातनी जो है, जो हिंदू है, वो अब जातियों में नहीं बनकर वो बस एक पहचान रखते हैं, जैसा कि अभी राजीव जी बता रहे थे हिंदू होने की। तो वो बहुत बड़ी चीज है जिसमें बीजेपी कामयाब रही है और इस बात के लिए बीजेपी को शाबाशी जरूर मिलनी चाहिए। जी ठीक है सत्यप्रकाश जी, आप ये डेंगू मलेरिया और कोरोना पे क्या बोलना चाह रहे हैं? जिस तरीके से साउथ के देखिए, मैं जहां तक साउथ की बात है, बीजेपी के कैंपेन के एजेंडे में इस बार संस्कृति और सनातन, ये दोनों की बात हो रही है। आप जो देश के मुखिया हैं उनके भाषण को आप सुनेंगे तो साउथ और नॉर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। साउथ में जाके वो कह रहे हैं देश की संस्कृति और सनातन को बचाने की बात। और इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे आप केरल में देखें, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं थी लेकिन 10% वोट आई थी। आप तमिलनाडु में देखें, आप तेलंगाना में देखें। और 3 चीज, एक सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ में जो 3 सबसे बड़े लीडर हैं, HD देवगौड़ा, जो चंद्रबाबू नायडू थे और जयललिता,
इन तीनों के नाम में, क्योंकि साउथ में इनकी जगह पे अभी कोई सब्स्टिट्यूट लीडर राष्ट्रीय स्तर पे नहीं आ पाए हैं। यानी तो कि मोदी जी वैक्यूम ने इस क्रिएटेड है। समन्वय को बनाने का प्रयास किया है और उनके एजेंडे में ये बात है, जिस प्रकार से पार्लियामेंट में एचडी देवगौड़ा जी मोदी जी के बारे में खुल के कह रहे हैं, और मोदी जी ने पार्लियामेंट में एचडी देवगौड़ा के बारे में बातें कही, उनको सम्मान दिया गया। तो आप देखिए कि ये होमवर्क आपको लग रहा होगा कि आज चुनाव में शुरू हुई है, ये होमवर्क पिछले 5-6 वर्षों से चल रही थी मोदी जी की, ये कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पाई। ठीक है, जी। नीलम जी क्या ऐड करना चाहती हैं? फिर मैं आता हूँ खुराना साहब। एक अभी रोहित जी अभी आजकल में ही जो इंटरव्यू आया है नरेंद्र मोदी जी का, हर बार जब वो बात करते थे तो वो उत्तर प्रदेश और इन सब की बात करते थे। इस बार उन्होंने स्पेशली साउथ की बात की है कि मैं मंदिरों में गया, मैंने पूजा की, मैंने कंबन रामायण पढ़ा जो कि तमिल में है। तो ये सब जो चीजें हैं ना छोटी छोटी, ये चीजें इतना असर करती हैं, ये हम कई बार देख चुके हैं। जो भी वो करते हैं, चाहे हम लक्षद्वीप को देख लें या और दूसरी जगह देख ले, द्वारका को देख ले, तो वो जो भी चीज करते हैं आज की डेट में वो एक स्टेटस सिंबल हो जाता है। समय का तो ये थोड़ा अभाव है। स्टेटस सिंबल खुराना बनाने की साहब क्या कोशिश बोलना कर चाह रहे रहे हैं, आप हैं। ऐड कीजिएगा मैं इसमें एक चीज इकोनॉमिकल आपको बताता हूँ। जल्दी से। साउथ में जो लोग हैं उनको 1 रुपए, कोई भी पार्टी आए रीजनल, 1 रुपए किलो चावल देती है, बॉटल पानी की 1 रुपए में देती है। आप उसे कोई वाटर कहें, कहीं अम्मा वाटर है, कहीं कुछ है, जो भी है, उनको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू से चावल ही खाते हैं, दाल, वो उनको। अब उनको कमाने की, तो कमाई काम करने की कुछ इच्छा नहीं है उनको, क्योंकि 1 रुपए किलो चावल मिलते हैं जो 3 टाइम खाते हैं। उनको सिनेमा हॉल, वो कमाते हैं कि उनको फर्स्ट शो रजनीकांत का, जयललिता का, रामचंद्रन का, इनके पिक्चरें देखनी है। इसलिए एक जगह जो रीजनल पार्टी खुराना साहब, आपके साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर आता हूँ आपके पास। आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज उसको एक बार आइडेंटिफाई करिए। डॉक्टर अविरल जी, मेरा आपसे आज का आखिरी सवाल है कि चूंकि साउथ में आपने बहुत ही नए लड़कों को या नए लीडरशिप डेवलप किया, जो पुराना लीडरशिप था बीएस येदियुरप्पा, जिनके ऊपर मोदी बीजेपी सबसे ज्यादा रिलाय करती थी, वो तो करप्शन में फंस गए थे और उनका नाम खराब हो गया था। तो क्या अब आपने पूरी तरीके से मोदी जी पे ही डिपेंडेंट है साउथ के लिए भी? बीजेपी पूरी तरीके से साउथ में मोदी जी पे ही डिपेंडेंट है, और कोई आपके पास कार्ड नहीं है? देखिए, मोदी जी हमारे मेन फेस हैं, वो सबको नजर आ रहा है, और मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में किस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है वो भी सबको दिख रहा है। और जहां तक साउथ की बात हो, साउथ में भारतीय जनता पार्टी के बहुत से रीजनल लीडर्स भी हैं, वो भी सबको दिखते हैं और सब लोग जानते भी हैं। और आप तेजस्वी सूर्या जी की बात कर सकते हैं, जो सांसद भी हैं, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु को देख सकते हैं, जिस प्रकार से अन्नामलाई जी की आप बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे यंग लीडर्स हैं साउथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, वो सबको नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है वो सबको दिख रही है। और साउथ की 90% साउथ की 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये सबको मालूम है। ठीक है नीलम जी, ये तो 90% क्लेम कर रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी ही खुद 50 जो है वो टारगेट है साउथ से जीतने का सीट। मेरा आपसे यही पूछना है कि जनता के आधार पर मैं कह रहा हूँ, जो ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। मैं फिर आता हूँ सर आपके पास। मैं ये आपसे पूछ रहा था कि नॉर्थ में तो मोदी जी का सिक्का चल रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई नहीं माने तो वो तो जबरदस्ती वाली बात है। लेकिन अगर हम साउथ की बात करें, लेकिन नॉर्थ में इनके पास अच्छे लीडरशिप डेवलप्ड हैं। साउथ में बीजेपी की भी कमी है और लीडर्स भी बहुत बड़े बड़े नहीं हैं। तो ऐसे तेजस्वी सूर्या और भी जो नए लीडर्स जिनको डेवलप किया है बीजेपी ने, क्या वो 50 सीटें दिला पाएंगे बीजेपी को, या सिर्फ मोदी जी का चेहरा चलेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव में चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो साउथ हो, चेहरा नरेंद्र मोदी ही होते हैं। अगर आप नॉर्थ की भी बात करें तो किसी एक, अगर हम योगी आदित्यनाथ को बस छोड़ दें तो किसी भी चेहरे के बूते आप लोकसभा की सारी सीटें नहीं जीत सकते। चेहरा
नरेंद्र मोदी ही होते हैं। और साउथ में भी अब नरेंद्र मोदी ने यही सोचा है कि अपने चेहरे को वहां पर प्रस्तुत किया जाए, और जब लोकसभा में कुछ कामयाबी मिलेगी तो उसके बाद स्टेट लेवल पे भी डेवलप करेंगे, जैसे बाकी नॉर्थ और बाकी जो दूसरे स्टेट है वहां पर हुआ। जी ठीक है, ठीक है। सत्यप्रकाश जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या बीजेपी मोदी जी के ही फेस पे हेविली डिपेंडेंट है? देखिए, वो तो कहने वाली बात ही नहीं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव अगर लड़ रही है तो एक ही फेस है, जनता के सामने एक ही फेस है। और दो चीजें और स्पष्ट है कि साउथ में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि ओवैसी के खिलाफ जो माधवी लता को चुनाव में इन्होंने उतारा माधवी है, लता बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है। जिस प्रकार से उनकी कैंपेनिंग की जा रही है, जिस प्रकार से माधवी लता हर विषयों पे आके बोल रही है, तो एक मैसेज देने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी वहां पे कि एक हम रीजनल लीडर को भी आगे लेके आ रहे हैं। और साउथ और नॉर्थ की एक पॉलिटिक्स में और चीज इसमें ऐड कर दूं, पिछली बार केरला के वायनाड में बीजेपी ने बहुत ही कमजोर प्रत्याशी खड़ा किया था और लेफ्ट ने भी कमजोर प्रत्याशी खड़ा किया था। इस बार लेफ्ट ने भी अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रत्याशी किया है और केरला के अध्यक्ष को बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा कर दिया। और पता नहीं इस बार कहीं राहुल गांधी का सीट फंस ना जाए। तो ठीक है, आप राहुल गांधी की तो जमानत जब होना इस बार तय है, ये समझ लीजिए। राहुल गांधी तो इस बार गए, समझ लीजिए, क्योंकि जनता इन्हें वोट नहीं देगी। पाएगा जमानत तो जब नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक है, आप बीजेपी से आप बोल सकते हैं। अमेठी में भी हुआ था, अमेठी में क्या कुछ हुआ था वो सबको मालूम है। अमेठी से बढ़कर होगा वहां। केरल, जहां तक ठीक है बात सर, मैं आता हूं है तो केरल देश का ऐसा इकलौता राज्य है जहां पे क्रिश्चियन और मुस्लिम और लेफ्ट, अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो इन तीनों का इन्फ्लुएंस है। केरल की मतलब मेजोरिटी आबादी जो है वो विदेशों में रहती है, और केरल में जो वायनाड सीट है, खास करके जिस सीट पे राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते हैं, वो सदियों से कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट की जो है एक कहते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट और वॉक ओवर मिलने वाली सीट रही है वो। इसीलिए राहुल गांधी जी अमेठी से वहां गए कि वायनाड तो सुरक्षित सीट है, चुनाव जीत जाए। लेकिन जिस प्रकार से लेफ्ट ने इस बार वहां पे फंसाया है कांग्रेस पार्टी को, ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी लेफ्ट के साथ क्या कोऑर्डिनेशन करके राहुल गांधी को कैसे हराने में। अगर राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अगर चुनाव हार जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक सबसे बड़ी जो एडवांटेज होगी वो ये होगी कि विपक्ष का कोई वैसा नेता उनके सामने नहीं होगा जो ये बात कहे कि हमारा तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी का जो सबसे कोर ग्रुप का है उसको छोड़ के कोई और प्रधानमंत्री बने। ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस में भी आपस में लड़ाई होगी। ठीक है, मैं फिर आता हूँ। नीलम जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, आपने माधवी लता का जैसे उदाहरण दिया, उसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगी मैं। ओवैसी जो है उनका भी डायरेक्ट वो अपना मुकाबला मोदी से करते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी डायरेक्ट अपना मुकाबला मोदी से करते थे। अब जब राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के सामने खड़ा किया, स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया। वही खेल ओवैसी के साथ भी हो रहा है कि आप डायरेक्ट मोदी से मुकाबला नहीं, आप पहले इनसे तो जीत कराओ, उसके बाद आप मोदी से मुकाबला करना। मतलब लोकल में ही आपको लोकल छत्रप से ही इतना बड़ा लोकल छत्रप को बना दिया कि पहले उनसे इसको फंसाने की राजनीति कहते हैं, इसको चक्रव्यूह कहते हैं कि आप अपने उसमें फंस के रह जाओ, बाहर ठीक है। खुराना साहब, चक्रव्यूह पे आप क्या बोलना चाह रहे हैं जो बीजेपी ने बुना है साउथ में? नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो बीजेपी वाले ज्यादा बताएंगे। मैं तो सनातन की बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि सनातन का जो वहाँ के लोग हैं क्रिश्चियन, और ये जो जैसे अभी रिवील हुआ है कि ये प्रियांक खड़गे जो इतनी एंटी सनातन बोल रहे हैं, वो बेसिकली तो भीमते हैं, अम्बेडकरवादी हैं, वो तो बुद्धिस्ट है। आज तक हमें पता ही नहीं था कि ये खड़गे साहब ये वो हिंदू है ही नहीं, सनातनी है ही नहीं, अपने आप को कहते, ये बुद्धिस्ट कहते हैं। दूसरी बात जो मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, 30 सेकंड। हाँ, मेरे 30 सेकंड लास्ट। देखिए, साउथ की जो शुरू से इमेज है, अपने जो रील के हीरो हैं उनको ही राजनीति में हीरो मान के ये चलते आए हैं।
पहली बार रोहित जी, रील जो हीरोज रोहित हैं, रोहित जी, उसका मैं मुकाबला ऐड करना चाहूंगा। सत्यप्रकाश जी आ रहा हूँ आपके पास। जो रील के हीरोज आज तक लाए हैं सारे, उनका पहली बार पॉलिटिकल हीरो रियल हीरो से वास्ता पड़ रहा है। इस समय ठीक है, रियल ठीक हीरो है, ठीक और है, रियल हीरो की टक्कर है। ठीक है सर, ये ठीक बड़ा है, फिर इंटरेस्टिंग मैं आता हूँ आपके पास। हाँ सत्यप्रकाश जी, रोहित 30 जी, सेकंड। पूरे पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो साउथ में जो राजनेताओं का क्रेज है वो पूरे देश में अलग है। साउथ की कुछ ऐसी मतलब इतिहास रही है कि आपने देखा होगा जयललिता के मौत के बाद वहां पे लोगों ने क्या किया। तो वहां पे राजनेताओं की जो क्रेज है वो स्टार से ऊपर है, वो भगवान मानते हैं। और वैसी परिस्थिति में जो वहां के 3 महत्वपूर्ण जो दिग्गज रहे साउथ के, उन पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोऑर्डिनेशन पॉजिटिवली होना, ये अपने आप में एक संदेश है। जिस प्रकार से एचडी देवगौड़ा और जयललिता की पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की साइलेंटली जो टाइप चल रही है, जो और क्षेत्रीय 6 दलों से जो ठीक है, उनका वहां पे साठगांठ जो ठीक इन्होंने है, अपने थोड़ा समय गठबंधन का की अभाव है, समय समाप्त हो रहा है। नीलम जी, आपका जो है 30 सेकंड अनइंटरप्टेड, आपका क्लोजिंग कमेंट क्या है? देखिए, जो आपका विषय है कि साउथ के बिना क्या 400 पार हो पाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और ये बात खुद नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने दिन रात एक कर दिया है। साउथ में भ्रमण को लेकर, साउथ की चीजों को लोगों को बताने को लेकर लगातार अपने जो बयान देते हैं उसमें साउथ का जिक्र करके, वहाँ के रामायण का, वहाँ की संस्कृति का, सभ्यता का। तो यकीनन मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी प्लस में जाएगी साउथ में, जिस तरह की मेहनत हो रही है वहां पे। 50 से भी ज्यादा सीटें आ जाएंगी, एक नंबर दीजिए नहीं, ये आपके तो हिसाब एक से। देखिए, एक्सपेरिमेंट ये बीजेपी के लिए भी है, तो बीजेपी फिर भी खुद भी नहीं एक चाहती कि जर्नलिस्ट अभी वहां पे जर्नलिस्ट के हिसाब से नहीं, आप मैं मुझे नंबर एक नहीं, नंबर मैं दीजिए। नंबर बिल्कुल नहीं दे पाऊंगी, लेकिन ठीक है, अपनी 29 सीटें तो बचा लेंगे, इतना मुझे पता है। ठीक। खुराना साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट और साथ में जो आपके दिमाग में नंबर हो 131 में। मेरे हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन है, 70 सीटों में फर्स्ट और सेकंड रहेंगे, 70 प्लस। नहीं, मुझे फर्स्ट बताइए, सेकंड में तो हो सकता है कि पूरे 100 में रहे। फर्स्ट मैं आपको ऑनर कर रहा हूँ, 50 प्लस रहेंगे सारा साउथ मिला के। ठीक है सत्यप्रकाश जी, एक आपका क्लोजिंग कमेंट और साथ में 131 में से आपको कितना सीटें लग रही है कि बीजेपी को मिलेगी? बीजेपी ने तो खुद ही अपना टारगेट 50 सीटों का रखा है। नहीं, मैं कोई कैलकुलेटर लेके तो बैठा नहीं हूँ वहां का सर्वे करके, आपका आइडिया के हिसाब से। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, मतलब पहले से अच्छी स्थिति होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से चुनाव कैंपेन प्रारंभ होने से पहले ही मोदी जी ने श्रीलंका के साथ द्वीप का मुद्दा उठा दिया। साउथ में फिशिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जिस प्रकार से मछुआरों के बीच और उनकी बातें कर रहे हैं मोदी जी जाके, ये चीज अगर भारतीय जनता पार्टी वोट में कन्वर्ट करा लेती है, तो जिस प्रकार से इनका 50 से ऊपर का टारगेट है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 50 और 60 के बीच में कर सकती है वहां पे अच्छी। ठीक है, यानी कि सत्यप्रकाश जी ने एटलीस्ट 50 और 60 के बीच में, यानी कि 55 माने, आप कह सकते हैं। अब कोई एक्यूरेसी, हाँ ठीक है, मतलब एक नंबर, बॉल पार्क नंबर ही करना है, कोई उसमें फांसी पे थोड़ी लटकाया जाएगा आपको। अब अविरल जी, आपका क्लोजिंग कमेंट और साथ में एक रियलिस्टिक नंबर बताइए कि बीजेपी को क्या लगता है कि 131 में से कितने सीटें बीजेपी को रियलिस्टिक आ सकती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सीटों का आंकड़ा आप छोड़िए, आप पूछिए यूपीए को, इंडी गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी। इंडी गठबंधन को 2 या 4 मुश्किल से मिलेंगी। इंडी गठबंधन को पूरे साउथ में 2 या 4 मुश्किल से मिल रही हैं, बाकी सारे में कमल खिल रहा है। इस बात को समझ लीजिए। मैंने तो कहा 90% प्लस जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, ठीक है, तो ठीक है, तो हमने इस साउथ के किला को भेदने की कोशिश की है अपने इस डिस्कशन में। कोशिश किया है कि हर पहलू को टच करें, और मेरे ख्याल से हमने साउथ से रिलेटेड सभी पहलुओं को इस डिस्कशन में टच किया। अगर कोई इस डिस्कशन को सुनेगा तो उसको साउथ की सारी राजनीति समझ आ जाएगी। और साथ में कांग्रेस और विपक्ष के लिए, इंडी गठबंधन के लिए एक सबक भी है कि अगर आपको जीतना है तो जीत की प्लानिंग कम प्लान पी के नहीं होगी, 5 साल 10 साल पहले से होगी। और बीजेपी को छोड़ के जितने भी पार्टी हैं, उनको लगता है कि बस हम जाएंगे, मुस्लिम, हिंदू और किसी को गाली देंगे और जीत जाएंगे, और हारेंगे तो फिर मीडिया को और ईवीएम को दोष देंगे। तो इससे नहीं होगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जीतने के लिए।
तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ मिलेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव खुराना जी, आप पार्टिसिपेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर अविर मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।